बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार होमगार्ड विभाग की ओर से 15,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के एक क्लियरेंस आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस भर्ती के तहत बिहार होमगार्ड के 15,000 पदों पर बहाली की जाएगी। ये उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हुए ऐसे उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का ये सुनहरा शानदार मौका है। अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप www.csbc.bihar.gov.in पर नज़र बनाए रखें और समय रहते हुए आप आवेदन कर दें। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं पर महागठबंधन में अभी से ही सीएम पद को लेकर के खींचतान शुरू हो गई है। जब कांग्रेस का कहना है कि वह महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाएगा। जब वहीं पर इस मामले में बेगूसराय पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं पर बिहार में बागेश्वर बाबा के दौरे को लेकर के कहा कि ऐसे बाबाओं पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड और नटवर लाल है, इसकी जगह जेल है, पप्पू यादव का कहना है बागेश्वर बाबा को लेकर के। दरअसल पप्पू यादव पूर्णिया से पटना जाने के दौरान बेगूसराय शहर के पावर हाउस चौक पर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए रुके थे, जहां पर पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान पप्पू यादव ने महागठबंधन से तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरा होने के सवाल पर कहा कि हमको समझ में नहीं आता है कि मोदी कहां बोले कि नीतीश के बगैर बीजेपी का कल्याण नहीं है और इधर तो कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। यहाँ गठबंधन होगा, कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बाद में हमारे नेता तय करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन में किसी को नेता घोषित करके लड़ने की बड़ी पार्टी नहीं रही है। इसलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, माले, प्रियंका गांधी बाद में जब हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो फिर तय करेंगे मुख्यमंत्री किसको बनना है। अभी सभी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस रहेगी। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हेड मास्टरों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत ट्रायल 3 में चयनित 51,389 विद्यालय शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 42,918 हेड मास्टरों को अगले महीने नियुक्ति पत्र मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रायल 3 में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। जब पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले अरवल की नूतन कुमारी को नियुक्ति पत्र दिया। नूतन कुमारी का चयन 11वीं-12वीं कक्षा के लिए हुआ है। वह आईटी कंपनी में काम करती थी, जिसे छोड़ करके अब बिहार में शिक्षक बनी है। वहीं पर बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत ट्रायल 3 में चयनित 51,389 विद्यालय शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इनमें से 10,739 शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं अन्य मंत्रियों द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। दोस्तों बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जब बिहार कांग्रेस भी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है। इसी बीच पटना में जगह जगह कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के पोस्टर लगे हैं, जिसमें कन्हैया को बिहार की उम्मीद बताया गया है। दरअसल एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव शशि कुमार उर्फ चुन्नू सिंह की तरफ से ये पोस्टर लगवाए गए हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने कहा था कि महागठबंधन के घटक दल सीएम चेहरा तय करेंगे। वहीं पर कन्हैया कुमार की बिहार में वापसी को लेकर के कई तरफ की चर्चाएं शुरू हो गई है, जिससे चुनावी साल में महागठबंधन में हलचल होना तय है। जब माना जा रहा है कि बिहार कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तैयार करने में लगी है। जब पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बिहार का दौरा कर चुके हैं। जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी को भी बदला गया है। जब नए प्रभारी कृष्ण अल्लावरू निरंतर बिहार का दौरा भी कर रहे हैं। दूसरी ओर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा भी बिहार के दौरे पर आ चुकी है। इस बीच में पटना
पटना में कन्हैया कुमार के पोस्टर लगने से सियासी तापमान बढ़ गया है। अब सवाल है कि क्या बिहार में कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। यह चर्चाएं इस बात की भी होने लगी है कि बिहार में कांग्रेस अपने दम पर अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यह दिल्ली के कई बड़े नेताओं की टोली बिहार में कैंप करने वाली है। जब 12 मार्च को दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के नेताओं से चुनावी तैयारियों और फिर रणनीति की चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का ऐलान किया है। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने ये घोषणा बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने की बात की है। जी हां, आपको बता दो कि गांधी मैदान में आयोजित इस समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 50 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि आज से 4-5 दिन पहले उन्होंने विधानसभा में घोषणा की है कि हम हाफ सेंचुरी मतलब 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। यह इतना ऐतिहासिक कार्य करने वाला देश में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि कल तक डिग्री लाओ नौकरी पाओ के माध्यम से लोग कहते थे कि बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर गारंटी देता हूँ कि आज जो बीपीएससी से सभी शिक्षक आए हैं वो एक एक व्यक्ति गुणवत्ता के साथ हमारे बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी देश के 2 बड़े राज्य हैं, लेकिन यहाँ के सरकारी शिक्षकों की सैलरी में जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ पर यूपी के शिक्षक आराम से 60,000 से 80,000 रुपये तक की सैलरी पाते हैं, वहीं पर बिहार के शिक्षक इससे काफ़ी पीछे हैं। जब बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सैलरी मात्र 30,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच ही सिमट करके रह जाती है। आखिर ये अंतर इतना बड़ा क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या है, आइए बताते हैं। आपको बता दूं कि यूपी के शिक्षकों को ज़्यादा सैलरी क्यों मिलती है, ये सवाल है तो उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की सैलरी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के आधार पर दी जाती है, जो केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के अनुसार तय की जाती है। यूपी में शिक्षकों को बेसिक पे के अलावा महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रमोशन और फिर इंक्रीमेंट की प्रक्रिया भी यूपी में बिहार के मुकाबले काफ़ी तेज है, जिससे शिक्षकों की सैलरी लगातार बढ़ती रहती है। वहीं पर दूसरी ओर बिहार के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ पूरी तरीके से भी नहीं मिला है। यहाँ के शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें नियमित शिक्षकों की तुलना में कम सैलरी दी जाती है। इसके अलावा बिहार सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की कमी भी एक बड़ी वजह है। राज्य सरकार की सीमित आय और फिर केंद्र से मिलने वाली सहायता पर निर्भरता के कारण शिक्षकों की सैलरी में ज्यादा इजाफा नहीं हो पा रहा है। आपको बता दूं कि यूपी में एक प्राइमरी टीचर को शुरुआत में ही 40,000 से 50,000 रुपए तक की सैलरी मिलती है, जबकि बिहार में ये राशि 20,000 से 30,000 के बीच होती है। वहीं पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर यूपी में सैलरी 60,000 रुपए से 80,000 रुपए तक की पहुंच जाती है, जबकि बिहार में ये मात्र 35,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच ही रह जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूपी और बिहार के शिक्षकों में सैलरी को लेकर के कितना डिफरेंट है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप बताइए कि क्या बिहार में जो सैलरी दी जाती है वे सही है या गलत। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस साल होली और जुमा एक ही दिन पर रहे हैं, इसे लेकर के बयानबाजी जारी है। बीते दिनों संभल के सीईओ ने भी इसे लेकर के बयान दिया था। अब सीएम योगी ने इस मामले पर अपनी बात कही है। एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जहाँ स्वाभिमान रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है, होली वर्ष में एक बार आती है, तो यही कहा गया कि प्यार से समझाया गया कि होली हो जाने दो, फिर 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया है कि पहले होली का आयोजन होने दो, 2 बजे तक होली है या उसके बाद आप नमाज पढ़ लेना। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसको लेकर के अपील कर दी है कि हम लोग इसको मानेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जुमे की नमाज हर सप्ताह पढ़ती है, स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई व्यक्ति अगर फिर भी नमाज पढ़ना ही चाहते हैं तो फिर वे अपने घर में पढ़ सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि वे व्यक्ति
मस्जिद में ही जाएं, यदि जाना ही है तो फिर रंग से परहेज ना करें। उन्होंने संभल सीईओ का जिक्र करते हुए कहा कि उस पुलिस अधिकारी ने भी यही चीज़ समझाई है। ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, पूर्व ओलंपियन रहा है। अब पहलवानी की बात है, पहलवानी की तरह बोलेगा तो फिर कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, जनसुराज के संस्थापक और कभी देश के राजनीति में चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चित प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की बेदाग छवि देखकर ही उनके साथ जुड़ा था। यही कारण है कि उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजद से गठबंधन बनाने की सलाह दी थी, लेकिन अब तक की मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है। कल प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी प्रहार किया है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिस तरह की राजनीति नीतीश कुमार ने 2014 तक की है, उससे प्रदेश प्रगति कर रहा था। विकास कार्यों की गति भले ही तेज ना हो, लेकिन आकार लेने लगी थी। 2015 में मिली हार से बौखला है नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी। वे सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने लग गए। उन्होंने सभी राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। इसी कारण मैंने उनसे अपनी दूरी बनाई। उन्होंने कहा कि अब तो हालात उससे भी ज्यादा खराब हो गई है। केवल नीतीश कुमार ही पलटूराम नहीं है, बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए तेजस्वी और भाजपा के नेता भी किसी भी हद तक समझौता करने के लिए तैयार हैं। कह सकते हैं कि अब सभी पलटूराम हो गए हैं। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि वे बिहार और फिर बिहार की अस्मिता की पहचान दिलाने की मुहिम पर है, जैसे साथ ही बिहार की दुर्दशा को भी दूर करना चाहते हैं। इसके लिए राजनीतिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। वे आने वाले चुनाव में अकेले दम पर प्रदेश की यानी कि बिहार की सभी 243 विधानसभा चुनाव में भाग लेंगे। जो चुनाव बाद भी उनकी पार्टी किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। दोस्तों, बिहार के बेतिया में एक शादी उस वक्त हंगामे में बदल गई जब दूल्हे की सच्चाई मंडप में ही सामने आ गई। बारात धूमधाम से पहुंची थी, रस्में भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी लड़की वालों को शक हुआ कि दूल्हे द्वारा लाए गए गहने असली नहीं हैं। जब जांच करने पर खुलासा हुआ कि ये नकली गहने हैं। शक गहराया तो फिर दूल्हे की डिग्री पर भी सवाल उठाए गए। जब खुद को इंजीनियर बताने वाले दूल्हा जब अपनी डिग्री दिखाने में नाकाम रहा तो फिर लड़की पक्ष भड़क उठे। जब गुस्साए घर वालों ने न सिर्फ शादी तोड़ी बल्कि दूल्हे और बारातियों को बंधक बना लिया। जब मामला पुलिस तक पहुंचा और दोनों पक्षों में लंबी बातचीत के बाद विवाद शांत हुआ। झूठ और धोखे की बुनियाद पर रखी गई ये शादी आखिरकार टूट गई और फिर दूल्हे को अपनी करतूत की भारी कीमत चुकानी पड़ी। यह शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और बारात भी धूमधाम से आई थी, लेकिन जब लड़की वालों ने गहने को गौर से देखा तो फिर उन्हें शक हुआ। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि ये असली सोने की नहीं बल्कि नकली थे। इससे मामला गरमाया और लड़की वालों ने दूल्हे से उसकी इंजीनियरिंग डिग्री दिखाने को कहा। दूल्हा पहले टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाया तो फिर लड़की पक्ष का गुस्सा भड़क गया। गुस्साए लड़की वालों ने सिर्फ शादी रोकने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने दूल्हे, उसके पिता, फूफा और फिर दोस्तों समेत पूरे बारात को बंधक बना लिया। उनका कहना था कि जब तक शादी में हुआ खर्च और फिर दिया गया दहेज वापस नहीं मिलेगा तब तक किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। जब मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर दोनों पक्षों से बातचीत की। जब लड़की वालों की मांग थी कि शादी में खर्च की गई रकम और फिर दहेज वापस मिले, जबकि दूल्हे का परिवार इसका कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पा रहा था। काफी देर तक चली बातचीत के बाद मामला शांत हुआ और दोनों पक्षों में सहमति बनी। लड़की पक्ष का कहना है कि उन्होंने रिश्ता ईमानदारी से तय किया था, लेकिन दूल्हे के झूठ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दोस्तों, बिहार के एक बाल सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों को यातनाएं देने का आरोप लगा है। इस मामले के खुलासे से हरकत मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 महीने के अंदर इस बाल सुधार गृह से लड़कियों के भागने की 2 घटनाएं हो चुकी है। 17 फरवरी को पुलिस ने फरार 2 लड़कियों को पटना से बरामद किया है। अभी ये कहा जा रहा है कि इन लड़कियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। लड़कियों का आरोप है कि बाल सुधार गृह में उनके साथ बदसलूकी की जाती है। रात को उन्हें किसी तरीके की दवा दी जाती है, जिसके बाद उन्हें कई तरीके की परेशानियां होने लगती है, जहाँ उनसे कई तरह के गलत काम भी कराए जाते हैं। जब लड़कियों का कहना है कि वे किसी अन्य बाल सुधार गृह में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां नहीं रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 8 मार्च को भी इस बाल सुधार गृह से एक लड़की फरार हो गई थी, लेकिन उसका अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है।
दोस्तों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार के गोपालगंज में हैं। वह यहाँ पर 10 मार्च तक रहने वाले, यानी कि आज तक। जब 6 मार्च से गोपालगंज के राम जानकी मठ में उनके द्वारा हनुमंत कथा का आयोजन किया गया। बागेश्वर बाबा के बिहार आने से राजनीतिक गलियारों में भी खूब बयानबाजी हो रही है। एक तरफ आरजेडी बाबा के कार्यक्रम को बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर के कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। देश की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने कुर्बानियां दी हैं। यह कांग्रेस विधायक ने आगे कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आप अपने वचन को सुधारिए, जिस सबको साथ लेकर के चलिए। मैं भी हिंदू हूँ, मेरा भी धर्म सनातन है, लेकिन कभी हमने बांटने का काम नहीं किया है। बांटने का काम करेंगे तो फिर देश की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। विधायक अजीत शर्मा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं। शास्त्री जी क्या है, अभी नए आए हैं और फिर प्रवचन दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का। उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा कि जो भी दूसरे देश के भारत आए हैं उन्हें शरण देने का काम कीजिए। दरअसल बात यह है कि गोपालगंज के राम जानकी मठ में हनुमंत कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू एकता को देश के लिए ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा है कि अगर हम एकजुट होकर के रहेंगे तो भी हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। हिंदू अगर अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे और ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हूँ। हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। जी हाँ, ये कहना है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। दोस्तों बिहार में सीएम के चेहरे को लेकर के छाई धुंध अब काफी हद तक छट गई है। महागठबंधन ने एक स्वर में तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया है। एनडीए ने भी सीएम फेस घोषित करने की झिझक तोड़ दी है। जब भाजपा के चुनावी प्रभारी मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ाया जाएगा और उनकी ही अगुवाई में अगली सरकार भी बनेगी। जब बात अब सीटों के बंटवारे पर टिकी हुई है, दोनों गठबंधनों ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी एक्सरसाइज नहीं की है। अगर की भी होगी तो फिर इसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया होगा। क्षेत्रीय दलों में तो इस तरीके के फैसले उसके सुप्रीमो करते हैं, लेकिन भाजपा और फिर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व इस तरीके के फैसले लेता है। अलबत्ता उनकी दावेदारी की सूचनाएं जरूर सामने आती रहती है। सीटों का पेच सुलझाना आसान नहीं है, पर अंतिम समय तक ये सुलझता ही रहा है। इस बार क्या होगा ये देखना इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि महागठबंधन में कुछ नए साथी शामिल हुए हैं। तो फिर एनडीए में लोजपा रामविलास के चिराग पासवान और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बार हिस्सेदारी मिली है। जब सबसे पहले एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में अभी भाजपा, जदयू, आरएलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और फिर आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा समेत 5 पार्टियां हैं। इनमें एलजेपी-आर और फिर आरएलएम का कोई भी सदस्य विधानसभा में नहीं है। जेडीयू और फिर भाजपा मामूली सीटों के अंतर के साथ चुनाव में बड़ा छोटा भाई बनते रहते हैं। तो फिर विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो फिर एनडीए में तब 4 ही दल थे। जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा तो फिर भाजपा ने अपने 110 सीटों पर उतारे थे। सीटों के बंटवारे में तब महागठबंधन के साथ रही विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी को 11 सीटें मिली थी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हिस्से में 7 सीटें आई थी। इस बार वीआईपी ने अपना ठिकाना बदल दिया है, अब वह महागठबंधन का हिस्सा है। अलबत्ता उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएम और फिर चिराग पासवान की एलजेपी-आर जरूर नए साथी बने हैं। वहीं पर महागठबंधन के बारे में बात किया जाए तो महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, सीपीआई और फिर सीपीएम के अलावा वीआईपी शामिल है। वीआईपी पिछली बार एनडीए का हिस्सा थी। एनडीए में रहे पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी भी इस बार महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। जब पिछले चुनाव में आरएलजेपी का अस्तित्व ही नहीं था। आरजेडी ने 144 सीटों पर पिछला चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस को 70 सीटें हिस्से में मिली थी। यानी कि महागठबंधन में वीआईपी और फिर आरएलजेपी को एकोमोडेट करने की चुनौती है। जब कांग्रेस को छोड़कर के अभी तक महागठबंधन के किसी अन्य घटक ने सीटों की मांग नहीं की है। जब कांग्रेस 70 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, कांग्रेस के तल्ख तेवर आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। वीआईपी नेता मुकेश सहनी सीटों का दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे डिप्टी सीएम बनाए जाने की तेजस्वी यादव के आश्वासन का जिक्र अक्सर अपने भाषण बयानों में करते हैं। जाहिर है उन्हें अगर डिप्टी सीएम बनना है तो फिर सीटें भी उसी अनुपात में मिलना चाहिए। दोस्तों इस बार जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को आगे करके तेजस्वी यादव को उस राघोपुर में ही घेरने की रणनीति बनाई जा रही है, जहां से विधानसभा में के पिछले 2 चुनाव में वे जीत चुके हैं, यानी कि तेजस्वी यादव। जनसुराज की ये रणनीति अभी प्रारंभिक चरण में है, फिर भी राजद चौकन्ना हो गए हैं। जब दूसरी तरफ
एनडीए इसकी परिकल्पना मात्र से ही प्रफुल्लित हो रहा है। महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर के सर्वसम्मति बन गई है, ये कहना जल्दबाजी होगी। अलबत्ता राजद में तेजस्वी को कोई चुनौती नहीं है। अब तो पार्टी के नाम और निशान पर भी उनका अधिकार सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बराबर हो गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए वे राजद से एकमात्र चेहरा है। जब पिछले चुनाव में पार्टी का प्रचार अभियान भी उन्हीं के बूते रहा है, ऐसे में तेजस्वी अगर अपने ही विधानसभा क्षेत्र में घिर जाते हैं तो फिर विरोधी दलों के लिए बचे हुए बिहार में राजद से लड़ाई और फिर सहज हो जाएगी। वहीं पर राजनीतिक गलियारों में आकलन है कि इसी रणनीति के अंतर्गत प्रशांत किशोर को राघोपुर के मैदान में उतारने का प्रयास है। विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों से जनसुराज अभी आवेदन ले रहे हैं, जब प्रशांत किशोर खुद बता चुके हैं कि किसी कार्यकर्ता ने राघोपुर से उनके नाम का प्रस्ताव किया है। जहाँ पार्टी प्रवक्ता विवेक कुमार का कहना है कि जाति संप्रदाय के दलदल में धकेल दी गई बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक स्वच्छ विकल्प है, जहाँ उनकी उपस्थिति मात्र से ही पार्टी बेकल है। जहाँ वे जिस मैदान में होंगे वहां से बाजी मारेंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, और लड़ेंगे भी तो राघोपुर से या फिर किसी दूसरे क्षेत्र से। अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए मौसम को लेकर के अपडेट सामने आई है। आपको बता दूं कि बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बदलते मौसम की वजह से यहाँ पर लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए आपने बताया है कि यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। वहीं पर इसके अलावा मौसम विभाग ने ये भी जानकारी देते हुए बताया है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। वहीं पर मौसम विभाग ने भागलपुर समेत 6 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पर पटना समेत कई अन्य जिलों में इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। वहीं पर ज़्यादातर गांव में बादल छाए रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पर इसके अलावा कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अपडेट के मुताबिक यहाँ पर आज किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई जिले के लिए अपडेट ये है कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी। जी हाँ, क्योंकि कल को लेकर के अपडेट जारी की गई थी, कल और परसों को लेकर के 8 और 9 मार्च को लेकर के, लेकिन आज 10 मार्च को बारिश यहाँ पर नहीं होगी। वहीं पर उत्तर बिहार के बारे में बात की जाए तो उत्तर बिहार के जिलों के मौसम में यहाँ पर तापमान लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। वहीं पर बताया गया है कि मुजफ्फरपुर समेत आसपास के जिलों के 15 मार्च तक की ये दौर जारी रहने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है, जब पार्टी की युवा और फिर छात्र इकाई 16 मार्च से 14 अप्रैल तक बिहार को नौकरी दो यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा का नेतृत्व NSUI प्रभारी कन्हैया कुमार कर सकते हैं। ये यात्रा पूर्वी चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू होकर के पटना तक जाएगी। इस दौरान 20 जिलों में करीब 400 से 500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस बेरोजगारी, BPSC पेपर लीक और फिर बिहार के पलायन जैसे मुद्दों को उठा करके युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेगी। इस यात्रा से पहले 12 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर राहुल गांधी बिहार के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें यात्रा को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। इस दौरान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति, RJD के साथ सीट तालमेल जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इस यात्रा में कन्हैया कुमार की अहम भूमिका होने के कारण इसे बिहार की राजनीति में उनकी वापसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। जहाँ पहले माना जा रहा था कि कन्हैया दिल्ली की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे, लेकिन अब वो बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कन्हैया कुमार को बिहार में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कन्हैया कुमार पटना आ रहे हैं, इसे लेकर के एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि बिहार की उम्मीद कन्हैया कुमार का हार्दिक स्वागत। ये यात्रा न सिर्फ कांग्रेस के लिए चुनावी जमीन तैयार करेगी, बल्कि विपक्षी दलों की रणनीति पर भी असर डाल सकती है। दोस्तों, बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। बर्ड फ्लू, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी परिसर ने इसकी पुष्टि की है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनुपम दास ने बताया है कि हाल ही में फार्म में अचानक कई मुर्गियां मर गई। यह मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित ICAR की हाई सिक्योरिटी लैब में भेजे गए हैं। जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद परिसर के सभी पोल्ट्री वार्ड खाली करा दिए गए। ICAR पूर्वी अनुसंधान परिसर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PC चंद्र ने बताया है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद कई कदम उठाए गए हैं। बिहार के पशुपालन विभाग के अधिकारियों की निगरानी में सभी रिसर्च फार्म की मुर्गियां और फिर बत्तखों को मार दिया गया है। करीब 130 मुर्गियां और फिर 60 बत्तखों को मार करके दफना दिया गया है, ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके।
दोस्तों, बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल 240 अभ्यर्थियों ने नकल करके परीक्षा पास करने की कोशिश की है, लेकिन पटना हाई स्कूल में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान उनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी अभ्यर्थियों के खिलाफ गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ BNS और फिर बिहार परीक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिपाही भर्ती की शारीरिक जाँच के दौरान अभ्यर्थियों के फोटो और फिर फिंगरप्रिंट का मिलान किया गया, जिसमें पाया गया है कि कई अभ्यर्थियों ने 2 अलग अलग नामों से आवेदन किया था और फिर अलग अलग दिन परीक्षा में शामिल हुए थे। बायोमेट्रिक जांच में जब उनके फिंगरप्रिंट और फोटो का मिलान हुआ तो फिर इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि खटारा बिहार को समृद्ध बिहार बनाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। राजधानी पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमने बिहार विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में बिहार के किसान, नौजवान, युवा और फिर रोजगार की पूरी चिंता की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार के बजट में किसानों की चिंता की गई है, जब किसान कैसे समृद्ध हो सकते हैं इसकी बात की गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि साल 2005 से पहले बिहार बदहाल था, जब बिहार में पेयजल, बिजली, सड़क की व्यवस्था नहीं थी। जब बजट में किसानों के लिए खास ध्यान रखा गया है, जब कॉमफेड और फिर वेज फेड से संयुक्त रूप से सब्जियों के आउटलेट खोलने की बात कही गई है। इससे बिहार के किसानों को उनकी सब्जियों के उचित दाम मिलेंगे, जब उनके लिए प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का प्रसार सभी प्रखंडों में किया जाएगा। दोस्तों, पटना में एक सभा में भाजपा नेता, भाजपा के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि अति पिछड़ों की जो 37% आबादी है, उनकी 15 सूत्रों की मांगों को भाजपा ही पूरा करेगी। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज आपके आरक्षण के हिस्से का 10% खा जाता है, इसे बचाना होगा। अति पिछड़े समाज को एकजुट होकर के रहना पड़ेगा। जब धर्म तभी बचेगा जब जमात बचेगी, जमात तभी बचेगी जब जाति बचेगी। गिरिराज सिंह ने RJD चीफ लालू प्रसाद यादव को घेरते कहा है कि उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, सिर्फ समाज को लड़वाने का काम किया है। 1990 में VP सिंह की सरकार BJP के बल पर चल रही थी। आरक्षण भाजपा की मदद से मिला। पिछड़ा आयोग को कानूनी दर्जा भी BJP ने ही दिया था। जब लालू प्रसाद यादव ने जहर बोने के अलावा कोई काम नहीं किया है। लालू जी डपोर संखी है, इनसे बचना है। वहीं पर गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा है। उन्होंने दलित को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनवाया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बनाया, जो कि अति पिछड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो फिर देश के उच्च पद पर ये सब नहीं बैठ पाते। जब वहीं पर इस मौके पर मौजूद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने पहली बार आरक्षण देने का काम किया। उन्हें PM मोदी ने याद दिया। उन्होंने PM मोदी ने याद किया और भारत रत्न दिया। यह इससे पहले किसी ने याद नहीं किया है। दोस्तों, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, जब बिहार आने वाले हैं, ये जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। जहां सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अप्रैल में बिहार आएंगे। जब उनसे बिहार आने का आग्रह किया गया, जब PM पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और फिर बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। वहीं पर राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के कारण ही मंडल आयोग पारित हुआ, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। राजद और कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। बिहार का बजट किसान, नौजवानों के हित में है। 2005 के पहले बिहार खटारा स्थिति में था, अब तरक्की याफ्ता पर है। दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक सह अध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर रविवार को खगड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने सदर प्रखंड के संसारपुर खेल मैदान में आयोजित समारोह में भाग लिया। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए खेल मैदान पहुंचे थे। इस मौके पर श्री श्री रविशंकर ने अपने संबोधन के जरिए मौजूद लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई है। अध्यात्म गुरु रविशंकर ने कहा है कि दक्षिणा के रूप में अपने पीड़ा, दुख, निराशा और फिर कष्ट है, उसे मुझे दे दो और जीवन में आगे बढ़ो। उन्होंने कहा है कि सभी इंसान के अंदर ईश्वर का निवास है। आपके गलत काम के से आपके अंदर बैठे ईश्वर को पीड़ा होती है। उन्होंने कहा है कि खुद को ना तो सताओ और ना ही दूसरे को सताओ। अपनी परंपरा और फिर संस्कृति बचाओ, क्योंकि अध्यात्म और फिर संस्कृति हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है।
दोस्तों, भीम आर्मी के प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण अपने बिहार दौरे के तहत मोहनिया के चांदनी चौक पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे, जिससे माहौल जोश और उत्साह से भरा रहा। जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि पिछली बार भी आज़ाद समाज पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, हालांकि उस समय हमारी पार्टी नहीं थी और चुनाव चिन्ह भी नया था, जिसके कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन इस बार हमारी प्रदेश इकाई ने कड़ी मेहनत की है और फिर हमें पूरा विश्वास है कि आज़ाद समाज पार्टी बिहार में एक बड़ी और मजबूत राजनीतिक ताकत बनेगी। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार में युवाओं, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और फिर मुसलमानों के साथ जिस तरीके का अन्याय हो रहा है, जब उससे लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि उनकी पार्टी इस बदलाव की अगुवाई करेगी और फिर समाज में बराबरी और फिर न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। वहीं पर जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हुई, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बिहार ही वह जगह है जहां पर सांप्रदायिकता और सामंतवाद को बढ़ावा देने वाली सरकारों का अंत भी होगा। जब उन्होंने कहा है कि बिहार हमेशा से सामाजिक न्याय और फिर क्रांति की भूमि रही है और यहाँ के लोग किसी भी प्रकार के भेदभाव और फिर अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, पूर्णिया बायसे की भूता पंचायत की शर्मा टोली का एक मामला अभी काफी सुर्खियों में है और ये मामला ये है कि यहाँ पर रास्ते को लेकर के मामले को हिंदू मुस्लिम बना दिया गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर शर्मा टोली में करीब 200 परिवार रहते हैं और इन परिवारों का रास्ता मुसलमानों ने रोक दिया है। जब मुसलमान इन परिवारों को, हिंदू परिवारों को आने जाने नहीं देते हैं, लेकिन मामला इसके बिल्कुल उलट है। जब मामला यहाँ पर हिंदू मुसलमान का नहीं है, लेकिन रास्ता का तो है, हिंदू मुसलमान का नहीं है। एक्चुअली में यह मामला निजी जमीन और प्रशासनिक का है, जिसकी वजह से यहाँ पर रास्ते को लेकर के यहाँ के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और बड़े बड़े मीडिया चैनल इसको हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर बोने का काम किया है, जो कि हिंदू मुसलमानों के बीच फूटने की एक साजिश रची गई है। आपको पूरा अगर मामले के बारे में बात किया जाए तो आपको बता दूं कि ये मामला पूर्णिया जिला के बैसी प्रखंड के शादीपुर भूता पंचायत की शर्मा टोला का है। इस गाँव में लगभग 200 परिवार रहते हैं, जिन्हें एक सड़क की सख्त जरूरत है। ये सड़क नहीं बनी है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस मुद्दे को नेशनल मीडिया ने पूरी तरीके से इस खबर को राम रास्ता मुसलमान नाम देते हुए इसे डराने वाली रिपोर्ट बताया है और सवाल उठाया है कि कैसे कैद हो गया बिहार का हिंदू मोहल्ला, जब पूर्णिया में हिंदुओं पर अत्याचार। इस तरीके की बातें अपने मीडिया चैनलों में चलाया गया है, जो कि हिंदू मुसलमानों के बीच फूटने की एक साजिश रची गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि मुस्लिमों ने 150 हिंदू परिवारों का रास्ता बंद कर दिया, जबकि शादीपुर भूतहा में ये मामला सिर्फ एक सड़क की जरूरत से जुड़ा हुआ है, जिसे कुछ मीडिया चैनलों ने हिंदू मुस्लिम विवाद बनाने की कोशिश की है। गांव के लोगों ने बताया है कि उन्होंने पुराने रास्ते की जमीन खरीदने का प्रस्ताव स्थानीय सऊद नामक व्यक्ति के सामने रखा था। सऊद ने 1 लाख रुपए का एडवांस लिया, लेकिन 2 दिन बाद पैसे लौटा करके हुए जमीन मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेच दी। परंतु ये घटना 2-3 साल पुरानी है और नया रास्ता निकालने की कोशिश पहले भी कई बार हुई थी। जब 22 अनुमंडल दंडाधिकारी यानी कि एसडीएम तौसीफ कुमार ने 25 नवंबर 2024 को एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने विवादित जमीन को आम रास्ता घोषित कर दिया और प्रशासन को उसे खाली करवाने का आदेश दिया। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जमीन मालिक कोर्ट चले गए और 23 जनवरी 2025 को पूर्णिया सिविल कोर्ट ने एसडीएम के आदेश को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। जी हाँ, मामला यहाँ पर फंस गया। जब कोर्ट ने कहा कि एसडीएम ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मामला शांति भंग का नहीं है, इसलिए जमीन मालिकों पर कोई भी दबाव नहीं डाला जा सका है। कोर्ट ने इस फैसले को गलत ठहराया और जमीन मालिकों के पक्ष में फैसला दिया। वहीं पर दक्षिण दिशा से नया रास्ता बनाने का हल निकाला गया और गांव के लोगों के बीच बैठक हुई। जमीन मालिक जैसे कि मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद अशरफ, वजी अहमद, चेंगा यादव और फिर मोतीलाल यादव ने अपनी जमीन रास्ता के लिए देने के पर सहमति जताई। इससे शर्मा टोली के 200 परिवारों के साथ साथ यादव और मुस्लिम परिवारों को भी रास्ता मिल जाएगा। लेकिन क्या प्रशासन अब इस नया रास्ता जल्द बनाएगा, ये एक मुद्दा फिर से भटक जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों ये तो आपको पता है कि अगर किसी परिवार से कोई सदस्य अगर मुखिया बन जाता है तो उनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी जीवन संवर जाता है, भविष्य बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर आरजेडी के 2 भाई मनरेगा मजदूर बन गए। साथ ही साथ ये दोनों भाई सरकारी टीचर भी हैं, सरकारी सैलरी के साथ साथ मनरेगा मजदूरी भी ले रहे हैं। ये मामला पूर्णिया के बायसी का है। अब जब पूर्णिया के 2 शिक्षकों ने कमाल कर दिया है। ये दोनों शिक्षक एक साथ कलम एवं कुदाल चला रहे थे। इनका कारनामा तब पकड़ में आया जब बायसी की मीनापुर पंचायत में जॉब कार्ड निर्माण में बढ़ती गई धांधली की जांच की गई। ये जांच में यह बात पकड़ में आई कि उन दोनों शिक्षकों ने सरकारी सेवा में रहते हुए एक साथ सरकारी वेतन एवं मनरेगा की मजदूरी का लाभ लिया। जब मामला पकड़ में आने के बाद इस मामले में बायसी के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी रामानुज पंडित ने बायसी थाना में लिखित आवेदन देकर के मामला दर्ज कराया है। यह कार्यक्रम पदाधिकारी बायसी ने अपने कार्यालय पत्रांक 31 दिनांक 5/3/2025 द्वारा थाना अध्यक्ष बायसी से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। जब पुलिस ने इस मामले में बायसी थाना कांड संख्या 65/2025 धारा 406, 409, 425 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी में इस बात का जिक्र किया गया है कि मध्य विद्यालय बेरिया में पदस्थापित शिक्षक जकीउद्दीन ने सरकारी सेवा में रहते हुए न केवल जॉब कार्ड बनवाया बल्कि मीनापुर पंचायत के बेरिया गांव की अपने निजी जमीन पर मनरेगा के तहत वृक्षारोपण करके 42,742 रुपए का लाभ लिया। इसके अलावा मदरसा अजमतिया नसरुल उतर खुटिया में पदस्थापित शिक्षक गुलाम गौस द्वारा जॉब कार्ड बना करके सोख्ता पीठ के लिए 1782 रुपए का लाभ लिया। ये दोनों सरकारी शिक्षक बायसी के राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के भाई हैं। विभागीय नियम अनुसार कोई भी सरकारी सेवा का व्यक्ति न जॉब कार्ड बनवा सकता है और न ही जॉब कार्ड के आधार पर मजदूरी के रूप में सरकारी राशि का उठाव कर सकता है। वहीं पर बायसी के मीनापुर पंचायत में जॉब कार्ड निर्माण में बढ़ती गई धांधली की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है, जिसमें DRDA के निदेशक अमरेंद्र कुमार सिन्हा, देशलाल सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता बायसी तथा पुरुषोत्तम लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बायसी को शामिल किया गया है। इस जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि मीनापुर के 2 सरकारी शिक्षकों द्वारा सरकारी सेवा में रहते हुए जॉब कार्ड बनवाया गया तथा उस जॉब कार्ड के आधार पर मनरेगा की मजदूरी का भुगतान लिया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विभागीय अधिकारियों ने भी इन दोनों शिक्षकों के संबंध में रिपोर्ट भेज दी है। जब बायसी के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की लिखित शिकायत पर दोनों शिक्षकों के खिलाफ जॉब कार्ड के आधार पर राशि उठाव करने के मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें उन दोनों शिक्षकों के ऊपर आरोप है कि सरकारी सेवा में रहते हुए न केवल उनके द्वारा जॉब कार्ड बनवाया गया बल्कि एक साथ सरकारी वेतन और मनरेगा की मजदूरी का भी लाभ लिया गया है। यह कहना है संजीव कुमार का, जो कि बायसी के थाना अध्यक्ष हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।